गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक्स। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलराइजेशन क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, ये सारी बातें हैं। उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और पोलराइजेशन क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, ये सारी बातें हैं। उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या बोले, स्क्रीन बराबर नहीं दिख रही है, ब्लर हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, मैं नहीं दिख रही हूँ। स्क्रीन के सामने हूँ मैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? अभी दिख रहा है? ओ, शायद ये मैंने फ़ोन रख रखा है, फ़ोन की वजह से हो रहा है ये। अभी दिख रहा है क्या? अभी एक बार लिख के बताओ, दिख रहा है क्या? ओके, तो अभी स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक्स देखना है हमको। अब ये डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? मटेरियल ही होता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? मटेरियल ही होता है। अब ये मटेरियल कैसा होता है डाइइलेक्ट्रिक? सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डाइइलेक्ट्रिक्स है वो होते हैं इंसुलेटर। क्या होता है? पहला वर्ड होता है कि ये होते हैं इंसुलेटर। ये बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मटेरियल होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं। अब इंसुलेटर तो समझता है आपको, इंसुलेटर और कंडक्टर हमने पढ़ा है ना। इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होती है। लेकिन इंसुलेटर में ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इंसुलेटर में नहीं होते। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि कोई भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। तो ये जो इंसुलेटर होते हैं, ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ये कैसे इंसुलेटर होते हैं कि इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परमानेंट होता है। अब कैसे परमानेंट होगा? तो ये सबसे पहले तो बोला है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं और उसमें इंसुलेटर होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, इसका मतलब ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। इनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस भी है। ये अपन ने कई बार पढ़ चुके, इसके पहले भी बहुत बार कंसेप्ट आया है डायपोल का, उतने बार मैंने ये डायपोल आपको समझाया है। ठीक है, दो चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाले, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, और वो दोनों फाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट है। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, पहले हमने P से डिनोट किया था, तो P Q
इंटू 2L होता है, मतलब 2QL होता है। अभी हमको यहाँ L की ज़रूरत नहीं है, हम डिस्टेंस D भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू डी। तो QD होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस, और दोनों में से कोई एक चार्ज ले लिया तो वो चार्ज की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है चार्ज, बस साइन उनका अलग है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये डाइपोल फॉर्म करे। तो मतलब सबसे पहले वर्ड हमने लिया था कि ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में भी हमें कैसे मतलब वहाँ पे हमको डाइपोल कैसे मिलेंगे कि वहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों कैसे बनाएंगे, डाइपोल बना करके उसमें होंगे, हर एक प्लस एक माइनस के साथ होगा, हर एक प्लस एक माइनस के साथ होगा। मतलब ये ऐसा है, एक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक ऐसा है, तो ये ऐसा होगा, तो इसमें प्लस माइनस दोनों ऐसे साथ में होंगे, प्लस माइनस, है ना। इस तरह से ऐसे ये डाइपोल बना करके उसमें रहेंगे, और इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो होगा परमानेंट। जब डाइपोल है तो डाइपोल इलेक्ट्रिक मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के मटेरियल जो कि क्या इंसुलेटर होते हैं, उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। और भी इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, पहले हमने डाइपोल मोमेंट देख लिया, फिर है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, अब हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में ये डाइलेक्ट्रिक्स का काम क्या होता है, तो ये एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर है, वो कंटेन करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया वही सारे पॉइंट्स हैं। फिर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, अब बस एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो इस तरह से कोई मटेरियल है और इसमें ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ये अपने चार्ज ऐसे डाइपोल बना करके रहते हैं, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में माइनस प्लस ऐसा होगा, बस ये साथ में होंगे, एक माइनस एक प्लस साथ में होगा, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, मतलब ये इंडिपेंडेंट जब एलिमेंट है, जब इंसुलेटर इंडिपेंडेंटली जब है तो उसमें इस तरह से डाइपोल्स बने हुए हैं, ठीक है। बट वो इंसुलेटर को, वो डाइलेक्ट्रिक को जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया, तो ये जो डाइपोल है ना ये अलाइन हो जाते हैं, मतलब किसी भी एक लाइन में एक जैसे हो जाते हैं। कैसे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यदि ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो प्लस इस डायरेक्शन में हो जाता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज। ये बिल्कुल हमेशा आपको शो करते समय ध्यान रखना है, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आप बता रहे हो, इस डायरेक्शन में आपको प्लस रखना है और उसके दूसरे साइड आपको माइनस रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, यही वाले डाइपोल है, पर वो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया तो ये इस तरह से अरेंज हो। आई बात समझ में? तो ये बताना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये रैंडमली मूव होते हैं, रैंडमली होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर देते हैं, तो वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, या अलाइन हो जाते, एक लाइन नहीं बोलो तो अलाइन हो जाते किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स और इनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ होती है।
तो डाइलेक्ट्रिक यदि पूछता है कि किस टाइप का मटेरियल होता है, तो आपके इतने पॉइंट्स काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए। यदि क्वेश्चन आया भी तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो 2 मार्क्स के लिए इतना जो मटेरियल है वो काफ़ी है। ठीक है, फिर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये भी मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, तो ये जो मटेरियल है ये यहीं से लेते हैं हम। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 2 टाइप से, मैं अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ कि हम इसका साथ में डिफरेंस के साथ स्टडी करते हैं, है ना। कंपैरिजन साथ में करेंगे तो हमको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं पोलर और ये नॉन पोलर। ठीक है, अभी देखो ये होते हैं पोलर और नॉन पोलर। तो अब पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है हम ये एक साथ देखेंगे कि पोलर क्या होता है, इसमें ऑलरेडी जो डायपोल है वो होता है, ऑलरेडी डायपोल के फॉर्म में जो एलिमेंट्स में जो माइनस प्लस है वो डायपोल के फॉर्म में ऑलरेडी होता है, तो हम इसको बोलेंगे परमानेंट डायपोल। मोमेंट भी बोलोगे चलेगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट भी होता है उसमें, और परमानेंट डायपोल होते। मतलब क्या हुआ, मैं यही समझाते जाऊंगी और ये पॉइंट्स लिखते जाऊंगी। तो यहाँ ये है, तो इसमें भले ही इनका डायरेक्शन कैसा भी है, लेकिन ये डायपोल के फॉर्म में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये इस तरह से रहते, अलाइन नहीं है अभी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पर ऑलरेडी ये डायपोल के फॉर्म में होते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है, ये इंड्यूस्ड होते हैं। मतलब जब जैसे हमने ये 2 प्लेट लिया और यहाँ पर यदि मैं ये प्लस देती हूँ, एक प्लेट मैंने लिया P1 और मैंने दूसरी प्लेट कंडक्टिंग प्लेट ही, कंडक्टर ही है ये दोनों, और ये प्लस चार्ज वाली प्लेट के पास मैं ये सिंपल प्लेट लेकर आ रही हूँ, मैं इसमें चार्ज नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये प्लेट की वजह से, ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इस प्लेट पर अपने आप ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, अपने आप ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, और अब ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं। तो पहले डायपोल नहीं होता है, ठीक है, इसमें इंड्यूस होता है डायपोल। समझ में आया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ परमानेंट डायपोल होता है और यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आया, ये एक पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इसका जो पोलराइजेशन होता है। अब पोलराइजेशन क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगी, पर थोड़ा सा मैं अभी यहाँ इसके पहले भी समझा चुकी हूँ और एक बार समझा देती हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें अप्लाई करते हैं तो मैंने बताया था ना, अलाइन होती है, सारे जो डायपोल्स है वो अलाइन हो जाते हैं, है ना, एक सीक्वेंस में आ जाते हैं वो डायपोल। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि ये जो डायपोल्स है वो सब अलाइन हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो क्या बोला है सेकेंड पॉइंट, कि ये जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब ये जो पोलराइजेशन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है।
ये जो पोलराइजेशन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मैं देखो बहुत शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है, नहीं तो ये बोर्ड छोटा है तो इसमें सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको इलोबरेट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या हो गया, क्या है, हमने सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया इसके लिए कि ये इंसुलेटर है, और इसका एक कॉमन सा प्रॉपर्टी है इंसुलेटर का कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है, पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर ही है, ठीक है। और हमने क्या बोला है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, एनर्जी स्टोर करते, क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते, पर हमने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो है ये कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी सेम पॉइंट आएगा क्योंकि ये भी इंसुलेटर है, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि आपको सिमिलरिटी आती है पोलर और नॉन पोलर में, तो सिर्फ यही एक सिमिलरिटी है कि दोनों एक तो इंसुलेटर है और दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। समझ में आया? तो ये सिमिलरिटी में वर्ड आ जाएगा, लेकिन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि इनका जो शेप है वो एसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक नहीं होता, और यहाँ पे जो शेप है वो सिमेट्रिक होता है। मैं अभी समझाऊंगी ये कैसे होता है ना। अपन लेंगे अभी इसके एग्जाम्पल लेंगे, तब उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो दिखाएंगे, तो समझ में आएगा कि ये सिमेट्रिक होता है और ये एसिमेट्रिक होते हैं। जो भी पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स वो एसिमेट्रिक होते हैं और ये सिमेट्रिक होते हैं। ये वाला अपन अभी लेंगे, है ना, इसको देखेंगे अभी, ठीक है। फिर है इसके एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया, HCl, ठीक है, और दूसरा ये दो है, और यहाँ पर है बेंजीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ये है पोलर नॉन पोलर। अब देखो, अब हमने जो सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक की बात की थी, है ना, तो इससे ही रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है, जिसको कि हम एक और चीज़ जोड़ते हैं पोलर और नॉन पोलर में, तो उसको मैं, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ डिफरेंस में, लेकिन मुझे ये थोड़ा मिटा करके, वो बड़ा पॉइंट है तो उसको एक एक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं ये मिटा रही हूँ, ठीक है। अब इससे तो आपको कम से कम समझ में आ गया होगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, पर एक और ये मैं मेन डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। पोलर क्या होते हैं, हमने बोला ये एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक कैसे होते हैं कि जैसे ये नेगेटिव है, ये पूरा चार्ज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है। अब ये सिंगल सिंगल चार्ज भी हो सकते हैं, ये पूरा एटम भी हो सकता है कि अंदर इसके न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस है, लेकिन मैक्सिमम ये नेगेटिव का वर्क करता है, मैक्सिमम ये पॉजिटिव का वर्क करता है। तो नेगेटिव एटम, पॉजिटिव एटम, पूरी तरह वो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव रखता है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा रखता है, और ये नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा रखता है, तो इसको पॉजिटिव एटम बोलेंगे, इसको नेगेटिव एटम। वैसे ही मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पॉजिटिव मॉलिक्यूल और नेगेटिव मॉलिक्यूल। तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस चार्ज के फॉर्म में भी डाइलेक्ट्रिक डायपोल बन सकता है, एटम के फॉर्म में भी डायपोल बन सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी डायपोल हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट भी है यहाँ पर एक, वो मेरे से छूट गया है, लेकिन वो भी है कि एटम के फॉर्म में हो सकता है डायपोल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है डायपोल, ठीक है, किसी भी फॉर्म में डायपोल हो सकते हैं। तो ये अभी मैं ये क्या बोल रही थी, पोलर के लिए। तो पोलर के लिए इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, दूर है,
और ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, दोनों का सेंटर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो ये है पोलर, मतलब इन दोनों के सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं है। कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ? कोइंसाइड का मतलब जैसे हमने कॉइन लिया और कॉइन छोड़ो, देखो मैं इसके ये जो ढक्कन है, देखो ये ऐसे ढक्कन है, अब इसका सेंटर यहाँ कहीं है, इसका सेंटर यहाँ कहीं है, तो ये मैंने एक के ऊपर एक रखा है, तो ये इनके जो सेंटर है वो एक के ऊपर एक रखा है, इसलिए कोइंसाइड है। ठीक है, एक मिनट मैं कॉइन लेकर आती हूँ, उससे समझाऊंगी। देखो ये कॉइन है, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये एक एटम समझो या एक चार्ज, तो इसका सेंटर नेगेटिव यहाँ पर है, इसके ऊपर मैंने ये यहाँ पर रखा, तो इसका सेंटर भी इसके सेंटर के ऊपर आया। ये एक और रखा मैंने, ये भी एटम बोलो चार्ज बोलो, तो इसका सेंटर यहाँ है, यहाँ रखा। कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, ठीक है, फिर ये मैंने कुछ पॉजिटिव रखा फिर नेगेटिव रखा। तो क्या हो रहा है इसमें, ये जो सारे सेंटर है वो एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन यही मॉलिक्यूल्स मैं ऐसे रख रही हूँ, ये मॉलिक्यूल्स मैं ऐसे साइड में रख रही हूँ, ऐसे साइड में रख रही हूँ यहाँ पर, तो इनके सेंटर एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, कोइंसाइड नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, इनके सेंटर ऐसे अलग अलग रहेंगे और फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, ऐसी डिस्टेंस जो हम मेजर कर सके, ऐसे फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स, डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब पोलर में क्या होगा, इनके जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं होंगे, अलग अलग होंगे पोलर में, ठीक है, इसलिए इनका जो शेप भी होगा वो असिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो कोई भी सिमेट्रिक होगा उसी का सेंटर कोइंसाइड होगा, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, सिमेट्री आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो सिमेट्री क्या होती है, साइज डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका शेप एक जैसा दिखना चाहिए, समझ में आया ना। वैसे ही यहाँ पर होगा, तो ये एसिमेट्रिक होंगे, मतलब कहीं इसका शेप जैसे H2O का है, तो मैं यहाँ O कर रही हूँ, यहाँ H और ये H कर रही हूँ, ठीक है, ये शेप भी हो सकता है, ये फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो ज़रूरी नहीं ये जो डिस्टेंस है वो ही डिस्टेंस ये दोनों के बीच में हो, ठीक है, ये डिस्टेंस इन दोनों से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, समझ में आया। तो इस तरह से ये एसिमेट्रिक होता है, ठीक। तो एसिमेट्रिक, सबसे पहले तो ये दोनों के सेंटर कोइंसाइड नहीं होते, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड नहीं होते, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये ले लिया मैंने H और ये ले लूँगी मैं Cl, क्योंकि इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, Cl का H का छोटा होगा, ठीक है। तो ये ले लिया, अब इन दोनों को मैं ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ, फाइनाइट डिस्टेंस है, मैंने ऐसा रखा है ना, तो ये बीच में इनके डिस्टेंस है, ये मैं ले लेती हूँ डिस्टेंस, और ये H है, ये प्लस समझो और ये माइनस, तो ये बना रहे हैं डायपोल है इनका, ठीक है, और ये डिस्टेंस पर है, कुछ डिस्टेंस पर है, कोइंसाइड नहीं है, ये हो गया पोलर। ऐसे ही अब मैं यहाँ ले लेती हूँ ये O और ये H, ठीक है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस, ये H, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस D और ये D, ये दोनों सेम डिस्टेंस पर होंगे, पर ये जो है ये डिस्टेंस इनके बराबर नहीं हो,
ठीक है, डिफरेंट हो सकती है। तो ये क्या हो गया, इनका भी शेप एसिमेट्रिक हो गया और ये हो गया H2O मॉलिक्यूल जो कि कैसा है, पोलर है। इनके जो चीज़ें हैं, इनके जो एटम्स है या प्लस और माइनस है, ये फाइनाइट डिस्टेंस पर है, कोइंसाइड नहीं है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? तो ये है पोलर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अब यहाँ मैं पढ़ती हूँ नॉन पोलर, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक कैसा, अब ये सिमेट्रिक मैंने अब भी समझाया ना, ये क्वाइन को हमने एक के ऊपर एक रखा, ये क्वाइन इसके ऊपर ये दूसरा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसा भी है ना, ऐसे हमने रखा। एक तो इनका जो सेंटर है वो एक लाइन में आएगा, एक लाइन में सेंटर होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि CO2, ये मैंने लिखा O, ठीक है, फिर ये हो गया C, ठीक है, फिर ये हो गया और O। सिमेट्रिक हो गया, पहले O वाला है, फिर उसके बाद C वाला, फिर उसके ऊपर O वाला, और ये सबके सेंटर हम बोलेंगे सबके सेंटर, कैसे बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये ऐसा कि सबके सेंटर कैसे है, एक लाइन में सेंटर है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, O C और ये O, इनको बोलेंगे ये कोइंसाइड है। तो नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो सेंटर है, मास जो उनका टोटल मास होता है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर होता है, वो कोइंसाइड होता है नॉन पोलर का। समझ में आया? कॉइन से मैंने समझाया तो वैसे समझ में आया। तो ये होता है, मतलब ये फाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं होते। जैसे कि हम इसको ऐसे बताएंगे ना, तो जैसे हमने पोलर को बताया था कि ऐसे, तो कुछ डिस्टेंस पर ये प्लस और ये माइनस, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब इसके लिए जब मैं बताऊंगी तो ऐसे बताऊंगी, प्लस भी यही है माइनस भी यही है, वो एक सर्कल में ही प्लस भी है माइनस भी है, ये ऐसे होते हैं। नॉन पोलर के जो मॉलिक्यूल्स जो डायपोल होते हैं वो ऐसे होते हैं, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। जब यहाँ पर हम ये मतलब इंडिपेंडेंट है, अभी हमने इसको छुआ नहीं है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके प्लस माइनस ऐसे होते हैं, ये नॉन पोलर है। पर जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ दिया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी और यहाँ अभी हमने कुछ दिया, डज नॉट 0 मतलब दिया, कुछ न कुछ दिया, प्लस दिया माइनस दिया, पर दिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो है डायपोल वो थोड़ा सा फॉर्म कर लेते हैं डायपोल इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद इसमें जो डायपोल है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। समझ में आया? फिर इनका कुछ नेट डायपोल मोमेंट आता है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं थी तो हम डायपोल मोमेंट कैसे निकालते थे। अब थोड़ी सी प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस हुई है, अब सबका टोटल डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो कुछ नेट डायपोल मोमेंट आएगा। समझ में आया? तो ये होते हैं नॉन पोलर, जो कि सिमेट्रिक होते हैं और कैसे होते हैं, इनका सेंटर कोइंसाइड होता है। यहाँ पर भी समझ में आ गया कि एक सेंटर में होता है, यहाँ से भी समझ में आ गया होगा, और जो क्वाइन एक के ऊपर एक रखा था उससे भी समझ में आ गया होगा आपको कि कोइंसाइड मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पोलराइजेशन। वैसे हमने पोलराइजेशन इन सारे जो एग्जाम्पल देखा, डिफरेंसेस देखा, इसमें पोलराइजेशन वैसे हो चुका है, लेकिन हम इसको एक बार थोड़ा डिफाइन भी कर देते कि एक्चुअली पोलराइजेशन क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली पोलराइजेशन क्या है अब हम ये देख लेते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है, अब हमने देखा था ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, रेंडम है,
किसी भी डायरेक्शन में है, इसके डायपोल है ऑलरेडी डायपोल, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में, कहीं प्लस कहीं माइनस, ऐसा कुछ भी है, ऐसा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वही मैंने कहा यही चीज़ पढ़ना है, लेकिन मैं वही बोली बीच बीच में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि यही पोलराइजेशन है। वापस वही चीज़ हम देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, प्रेजेंस का मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो, एब्सेंस का मतलब इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये जो है वो अलाइन हो गया, एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में प्लस और एक ही डायरेक्शन में माइनस। यदि मैं इस साइड ई ले रही हूँ तो ये सारे प्लस होंगे, इस डायरेक्शन में प्लस होगा, ये माइनस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा। ये इसका जरूर ध्यान रखना है। जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ना, उनमें ये जो माइन्यूट बातें हैं इससे मार्क्स काटते हैं। मतलब जो बहुत अच्छे पेपर होते हैं ना, 70 आउट ऑफ 70 वाले, 70 आउट ऑफ 60, 60 आउट ऑफ 70, ऐसे जो पेपर्स होते हैं उनमें ये माइन्यूट चीज़ें देखी जाती हैं, फिर यहाँ मार्क्स आधा आधा काट देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बारीकी की चीज़ है, तो ये ध्यान रखें। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो है वो कैसे हो गए, अलाइन हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन कितना होता है, किस पर डिपेंड करता है, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। पहले हम दोनों के लिए पढ़ लेते हैं, नॉन पोलर के लिए। अब नॉन पोलर के लिए भी हमको पढ़ना है, तो देखो नॉन पोलर के लिए, पोलर के लिए था। नॉन पोलर के लिए हम देखें, हमने क्या बोला, कैसे रहते हैं उसमें, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। तो यहाँ डायरेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये तो राउंड शेप में ही रहते हैं और एक दूसरे पर कोइंसाइड रहते हैं, ऐसे डायपोल के फॉर्म में तो रहते ही नहीं है, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू ज़ीरो जब एब्सेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तब इनका यहीं पे यहीं की यहीं जहाँ वो है वहीं पे डायपोल अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। डायपोल बन जाते जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रेजेंस हो। तो जब ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगा रहे, उस डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप प्लस इधर हो जाएगा और उससे थोड़ा फाइनाइट डिस्टेंस पर माइनस हो जाएगा और ये डायपोल फॉर्म करेंगे। तो पोलर में इस टाइप का होगा और नॉन पोलर में इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। अब ये लेकिन पोलराइजेशन को हम मेज़र कैसे करेंगे और इसका पोलराइजेशन को मेज़र कैसे करेंगे और इसका कितना, मतलब कितने इसमें पोलराइजेशन होता है, क्या बोलेंगे, कितने मेज़रमेंट में कितना पोलराइजेशन होता है, ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये होता है द डायपोल मोमेंट, जो इनका डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। देखो वापिस एक बार मैं बता रही हूँ, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। अब जो भी मटेरियल है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, अब उसमें कितने डायपोल है, जितने डायपोल है वो यदि अलाइन हो जाते तो सबका डायपोल ऐड होगा, तो ऐड अप होके कितना डायपोल आ रहा है वो पर यूनिट वॉल्यूम से उसको डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा उसका पोलराइजेशन, ठीक है। और पोलराइजेशन को हम इस तरह से भी आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हम पोलराइजेशन को ये P से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू देते हैं हम ये होता है झाई बोलते हैं, तो इसका एक्चुअली स्पेलिंग ये है, ठीक है। झाई इंटू
ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया तभी पोलराइजेशन हुआ, उसके पहले पोलराइजेशन नहीं था। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया तभी पोलराइजेशन हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो साय है ये तो कांस्टेंट है, किसी मटेरियल मीडियम के लिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब वो जो मीडियम है वो कितना परमिशन दे रहा है पोलराइजेशन के लिए, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है ये ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इस पर उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। और साथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं क्योंकि हम अलग से दे रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना है इस पर डिपेंड करेगा ये पोलराइजेशन। ठीक है, और यदि ये पोलराइजेशन वैक्यूम में हो रहा है, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम की तो कोई प्रॉपर्टीज होती नहीं है, तो वैक्यूम में कुछ होता नहीं है, तो ससेप्टिबिलिटी की बात नहीं। तो इसके लिए इसकी वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है 0। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। और कोई भी मीडियम के लिए, और बाकी कोई भी मीडियम के लिए डज नॉट इक्वल टू 0 होंगी। कोई भी मीडियम है तो ससेप्टिबिलिटी 0 नहीं होंगी, सिर्फ वैक्यूम के लिए 0। ठीक है, तो ये था पोलराइजेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पोलराइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। चलो, अब ये था डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक का यूज़ जो होता है वो अपने यही है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स में होता है, तो उसका यूज़ कैपेसिटर में होता है। ठीक है, कई जगह मतलब लगे होते हैं कैपेसिटर अपने होम अप्लायंसेस में कि जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करे ताकि बाद में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हो सके। जैसे अब हम यदि बोले कि डायरेक्ट हमने बटन ऑन किया और फ़ैन एकदम तेज़ चले, ठीक है, तो वो करंट से नहीं चल सकता। जब हम देखा है तुमने धीरे 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 वो स्पीड पकड़ता है, तो स्टार्टिंग में जब होता है तो वो तुरंत जितनी करंट आती है उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर वो करंट की वजह से, वो इलेक्ट्रिक जो हम देते हैं उसकी वजह से वहाँ जो कैपेसिटर लगा होता है वो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। और वो भले ही बहुत ज़्यादा फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर नहीं होती, थोड़े फॉर्म में होती है, और टाइम के लिए भी नहीं होती, शॉर्ट टाइम के लिए वो एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी उसको पास करती है और तभी वो फ़ैन जो है वो तेज चलता है। समझ में आया? तो इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक यूज़ हो गए कैपेसिटर में। तो अब हम आगे देखते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए अब थोड़ा सा बुक में देखते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होते हैं? अच्छा, एक और चीज़, एक टर्म और थी, ये मैं थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही है, तो ये मैं थोड़ा बता देती हूँ। एक टर्म ये है कि जब हम इनको कंडक्टर के बीच में यूज़ कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, वैसे ये कैपेसिटर में भी आएगा, लेकिन आपकी इसमें अलग से दिया है कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, ऐसा बोला है, तो इसीलिए ये समझा दें। ये प्लेट एक ही, ये दूसरा, ये दोनों कंडक्टर है। इसमें हमने ये प्लस, यहाँ चार्जेस प्लस, इसके कारण यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे इंड्यूस हुआ, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया। अब डाइलेक्ट्रिक में किसी भी फॉर्म में कैसे भी ये होंगे, माइनस प्लस, कैसे भी किसी भी फॉर्म में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये सारे डायपोल होंगे। ठीक है, प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, अभी नहीं दिया,
लेकिन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही हूँ, तो यहाँ जो ये डाइलेक्ट्रिक है, ये तो है प्लस माइनस, और यहाँ पे ये प्लस है इसलिए इस साइड ये माइनस होगा, इधर ये माइनस है इसलिए इधर ये प्लस होगा। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आप अच्छे डायग्राम के लिए आपको ये लिखना जरूरी है। ये है, ठीक है। तो अब मैं इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और इधर भी, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल है तो प्लेट इस प्लेट पर और इस प्लेट पर 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो क्या होगा, ये जो डायपोल है ये अलाइन हो जाएंगे। इधर से दिया तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। अब ये कितने सारे बनाना है, ये तुम पर है, थोड़ा दूर दूर बना ले तो कम बनाने पड़ेंगे। आप ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग से बना सकते हो क्योंकि आप लोग धीरज से बनाओगे। ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे डायपोल प्रोड्यूस हो गए। कहाँ से, हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E, तो यहाँ पर डायपोल प्रोड्यूस हुआ। डायपोल प्रोड्यूस हुआ तो अब ये इधर डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ बीच में भी देखो, ये देखो ये कैसे अलाइन हुए हैं कि ये प्लस है तो इधर माइनस ही है, यहाँ पे भी देखो ये प्लस माइनस, ये है ना, फिर ये प्लस माइनस। तो किस तरह से अलाइन हुए हैं पूरे कि एक खुद ब खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एक खुद ब खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जिसको कि हम यहाँ पर E0 ले लो, E0 ले लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यहाँ पे इसको E ले लो, इस साइड बाहर वाली, और यहाँ से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है, ठीक है, ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो प्रोड्यूस हुआ है अपने आप, वो जो ये इलेक्ट्रिक दे रहे हैं उससे कम होंगी, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो असर है उसको रिमूव करने के लिए हमारी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू ये जो E0 लिया है और ये जो टोटल E था इसमें से ये माइनस करेंगे तो इतना ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इतना कम हो जाएगा अंदर का इलेक्ट्रिक। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिडक्शन कैसे होता है डाइलेक्ट्रिक के कारण। ठीक है, ये एक थोड़ा सा टर्म छूट गया था। अब हम देखते हैं कैपेसिटर। आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे, आगे जाकर इंजीनियरिंग करते हो या कोई भी इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें ये जो टर्म्स है इतना बेसिक आगे कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक नॉलेज होता है ना, यदि ये बेसिक नॉलेज होता है तो आगे जाकर बाकी सारी चीज़ें समझने में बहुत हमें इजी होता है। ठीक है, इसीलिए अभी आप ये चीज़ अच्छे से समझ लो। आप है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस है, हमने यूज़ बहुत किया ऐसा नाम। आप यदि देखोगे हर एक होम अप्लायंसेज में कैपेसिटर होता है। अब भी मैंने आपको कैपेसिटर का यूज़ बताया कि फ़ैन किस तरह से स्पीड लेता है, किस तरह से इसमें स्टोर होती है एनर्जी। तो ऐसे डिवाइस के हमने ऐसा डिवाइस तैयार किया है कि जो चार्जेस को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। चार्ज को होल्ड करने की मतलब चार्ज को जमा करने की, पकड़ने की ऐसी कैपेसिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द चार्जेस। ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है,
तो क्या होगा, ये कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर में ये दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स होती है, ये दो पैरेलल प्लेट होती है, ठीक है। इसके बीच में ये दोनों प्लेट कैसी होती है, कंडक्टर, ये हो गई P1 और ये हो गई P2, इनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होता है D और दोनों का प्लेट का एरिया हो जाएगा सेम एरिया की फाइनाइट डिस्टेंस पर हम ऐसा प्लेट्स रखते हैं, ठीक है। प्लेट्स रखने के बाद यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने देखा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यदि हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मतलब यहाँ हम और ज़्यादा चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, तो उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। जितना हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे उतना यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। आउटसाइड में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा आउटसाइड में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चार्जेस है ये ज़्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगे, तो ये चार्जेस कितने प्रोड्यूस होंगे किस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतने ही यहाँ चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये बोल पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि Q अपॉन V इज अ कांस्टेंट, क्योंकि जितना हम पोटेंशियल दे रहे हैं उतना ही चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसको या तो Q अपॉन V लिखूँ या V अपॉन Q लिखूँ, दोनों ही कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर Q अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, क्यों, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट पोटेंशियल। मैंने सिर्फ 1 वोल्ट दिया और उसमें जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो मैंने उसकी कैपेसिटी ये मेज़र कर ली, ठीक है। इसलिए हम जो दे रहे हैं उसको हम यूनिट रखेंगे, इसलिए मैंने V नीचे दिया। तो Q अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट को हमने बोला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और ये C को हमने बोला कैपेसिटेंस, मतलब कितनी कैपेसिटी है वो कैसे मेज़र करेंगे, ये C से। इसकी कितनी कैपेसिटी है वो मेज़र करेंगे हम C से, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम यहाँ से V देंगे वैसे यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव है तो दूसरे साइड पॉजिटिव भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, आउटर साइड हम बोल सकते हैं। तो ये जो अप्लायंस होगा, ये जो चीज़ होगी, ये डिवाइस होगा, ये बहुत गर्म हो जाएगी और हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और हीटिंग प्रोसेस शुरू होने से डैमेज होने का चांस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है हम उसके लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं। क्या इंतज़ाम करेंगे, उसको हम अर्थिंग में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ऐसा सिंबल बनता है, ठीक है। ये सारे जो चार्जेस है वो खींच करके हम उसको अर्थिंग में, आपने सुना भी होगा आपके यहाँ जब स्विच बोर्ड वगैरह बनता है उसका एक वायर ज़मीन में डाला जाता है जिसको अर्थिंग बोलते हैं। जब भी बहुत पावर की कोई अप्लायंसेस होते हैं वो 3 प्लग वाले होते हैं, ऐसे 3 होते हैं। देखो अभी मैंने ये कंप्यूटर का जो लगाया, ये लैपटॉप का ये चार्जर लगाया, उसमें ये 3 पॉइंट है, एक प्लस एक माइनस और दूसरा अर्थिंग का होता है, ठीक है। तो ये अर्थिंग के थ्रू यदि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थिंग में ही चले जाएंगे, और हमारा जो भी अप्लायंसेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। आई बात समझ में। तो हम ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि ये जो चार्ज है वो नीचे चले जाए, है ना। मतलब क्या होगा कि अब हमने ये जो कुछ चार्ज है V1 या V0 ले लो,
ये चार्ज हमने कुछ अर्थ में डाल दिया, तो यहाँ जो एक्चुअली इफेक्टिव चार्ज होगा दे हम इतना रहते हैं और इतना तो हमने नीचे डाल दिया, जो इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा, V माइनस V0। इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा, है ना। तो अब ये जो C की वैल्यू है पहले थी इतनी, इसको C1 कंसीडर कर लो और बाद में Q अपॉन ये हो गई V माइनस V0, तो ये इसको C2 ले लो। तो अब ये देखो दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा होगा। अब ये था जैसे ये मैंने 10 वोल्ट दिया, अब यहाँ मैंने ये 2 वोल्ट ये अर्थ में चला गया, ठीक है। तो यहाँ तो और ये चार्ज था समझो 10 ही चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे थे, तो 10/10 इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज 10 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि अंदर की बात हो रही है, उसके अपोज में ही सेम 10 चार्ज होंगे, वो तो नीचे जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये था 10 माइनस उसमें से कुछ वोल्ट मैंने उधर डाल दिया, तो ये हो गया 10/8। तो यहाँ मिला था मुझे 1 कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट फैरेड होती है, इसके बारे में बाद में बताती। तो 1 फैरेड मिला मुझे कैपेसिटेंस, और यहाँ पर यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना मिला, 1.25 फैरेड मिला। तो किस में कैपेसिटेंस ज़्यादा मिला, जब हमने ये थोड़े चार्ज को हमने अर्थिंग में लगा दिया तो हमको कैपेसिटेंस ज़्यादा मिला। तो हम यहाँ क्या कह सकते, C2 इज ग्रेटर देन C1। जब हमने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया कि जो हीटिंग प्रोसेस को भी कम करे और चार्ज भी ज़्यादा होल्ड करे, तो वो क्या सिस्टम था कि हमने जो एक्स्ट्रा चार्जेस है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको अर्थ में डाल दिया, तो हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा मिला। तो अब जब भी आप कैपेसिटर ये जो होता है वो कैपेसिटर होता है, ठीक है। कैपेसिटर का डायग्राम बनाओगे तो उसमें अर्थिंग बताना ज़रूर, ये नहीं भूलना, बिना अर्थिंग का कैपेसिटर नहीं बनेगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम वहाँ डालते हैं। अब एक और चीज़ हो सकती है कि हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भी यूज़ करते हैं, इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आप यहाँ लिख दो बस कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये D तो लेना ही है आपको, और दोनों ये तो लिखा है मैंने, तो इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपिटल D लिखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, क्योंकि ये स्मॉल d हमने डिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी यूज़ करते हैं। तो अभी तो इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं है, C2 C1 ये निकाला, तो अभी और बाद में जब स्टडी करेंगे, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे तब हमको डाइलेक्ट्रिक का जो वैल्यू है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमने क्या चीज़ का यूज़ किया है, ठीक है। होम अप्लायंसेस को हीटिंग से बचाने के लिए भी और कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे थे, हमने अर्थिंग यूज़ किया है कि एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो हम अर्थ में डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे, ये तो था कैपेसिटर, अब क्या है इसके आगे आपको, हाँ अब ये आ गया। अब इसकी यूनिट एक बार बता दूं मैं, यूनिट बता देते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी की यूनिट क्या है, SI यूनिट होती है 1 फैरेड। अब देखो 1C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1Q अपॉन 1V। 1 वोल्ट में, यूनिट वोल्ट में यूनिट चार्ज यदि प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम 1 कैपेसिटेंस या 1 फैरेड बोलते हैं। मतलब 1 वोल्ट में 1 कूलम चार्जेस प्रोड्यूस होना इज 1 फैरेड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब 1 कूलम, अब इसमें फैरेड इस तरह से भी हमको दिखता है, 1 माइक्रो फैरेड, इसको हम F से डिनोट करते हैं, माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। फिर 1 फैरेड इज इक्वल टू तो क्या हो गया है, 1 कूलम पर 1 वोल्ट,
ठीक है, 1 वोल्ट आप ऐसे ही लिख सकते हैं। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू दिस 1 नैनोफैरेड भी आता है 10⁻⁻⁹ फैरेड। फिर 1 पिकोफैरेड, मतलब प्रॉब्लम्स में अपने जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना न्यूमेरिकल, उसमें इस टाइप की यूनिट आती है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फैरेड में, तो ये होता है 12 फैरेड। ठीक है, ये हो गया पिकोफैरेड, नैनोफैरेड और ये माइक्रोफैरेड। और एम रहा तो मेगा होता है। हाँ, म्यू यानी माइक्रो होता है और एम यानी मेगा होता है। अब है अच्छा, इसमें लिखा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो हमने C2 इज ग्रेटर देन C1 जो प्रूफ दिया ना, वो ही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मैंने आपको उस तरीके से बताया पर वो ही था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे हम रेजिस्टेंस का लिखते थे ना, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अब हम यदि कैपेसिटर को इस तरह से यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो, ये देखिए। हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या याद रखना है, C इज इक्वल टू क्यू वी, या फिर आप ये भी फॉर्म रख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी। या तो ये लिखो या ये, ऐसे याद रखने के लिए जनरली मैं CV को एक साथ याद रख रही हूँ, तो अगली जो एक चीज़ है वो Q है ना, तो Q इज इक्वल टू CV, ये मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। आपको ये C इज इक्वल टू Q/V याद है तो आप वैसे याद रखो। ठीक है, तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करेंगे, गैजेट में यूज़ करेंगे, तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसा आएगा, जैसे मैंने 2 या 3 या 4 जैसे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वैसे हमने कैपेसिटेंस यूज़ किया। तो पहले में, और इसको एक तो पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे हम सेल में एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी ऐसा यूज़ करते हैं, कैपेसिटर में दोनों लाइन इक्वल ऐसा लेते हैं। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक गैजेट है जिसमें हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, C1 C2 C3, ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक प्लेट प्लस की होती है, दूसरी में माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो भी पोटेंशियल दे रहे हैं उसका इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ से हम ये बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ से हम इसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल दे रहे हैं। ठीक है, वो V पोटेंशियल दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज जाएगा वो यहाँ जाएगा, उसकी करंट माइनस प्रोड्यूस हुआ, वही चार्ज यहाँ, उतना ही नंबर ऑफ चार्ज, ये माइनस के बाद ये प्लस में जाएगा, फिर ये माइनस में जाएगा, उतना ही चार्ज यहाँ जाएगा। तो चार्ज सेपरेट नहीं हो रहे, चार्ज पूरा एक जैसा यहाँ Q जा रहा है तो इधर ही Q मिल रहा है, सेम चार्ज फ्लो हो रहे हैं पूरे कैपेसिटर में। पर क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट पर क्या चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग, इन पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग, ये कैपेसिटर के लिए और ये कैपेसिटर के लिए होगा अलग, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पर है ना। क्या बोला था हमने, 2 पॉइंट पर जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये 2 पॉइंट पर V1 कंसीडर कर लिया, ये 2 पॉइंट पर V2, ये 2 पॉइंट। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से हमने ये जो V लिया था, इतना जो हमने दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तीनों कैपेसिटर के लिए। बस ये मेन इक्वेशन है अपना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। बताया था मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से, दूसरे का एंड पॉइंट तीसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से, तीसरे का एंड पॉइंट चौथे के स्टार्टिंग पॉइंट से। इस तरह से यदि कनेक्ट रहे
तो ये सीरीज है और सभी का स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट से, सभी का एंड पॉइंट एक पॉइंट से यदि कनेक्ट हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी समझेंगे पैरेलल। तो ये सीरीज में मेन बात क्या हो गई कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और ये ही मेन इक्वेशन है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ से V इज इक्वल टू क्या निकलेगा, Q अपॉन C। Q सब में कॉमन है, सब में से सेम जा रहा है Q। अब ये जब दे रहा था, ये जब पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो ये जो चार्ज दे रहा है वो Q दे ही रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गया V इज इक्वल टू Q बाय C। अब V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें से भी Q चार्ज जा रहा है Q और इसका कैपेसिटेंस है C1। V2 के लिए क्या हो गया, इसमें से भी चार्ज तो Q ही जा रहा है Q और कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया C2 और V3 के लिए क्या हो गया Q अपॉन C3। बस ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, तो अब क्या होगा, Q सब में से कॉमन निकालेंगे, बच क्या जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस है तो इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस है तो या तो इसको C बोल दो या CS बोल दो, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए CS बोल दो। तो अब ये Q से ये Q कैंसिल, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमको रिजल्ट मिलता है रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस is the sum of reciprocal of individual capacitance of capacitors। ठीक है, सबका इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल का सम हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस के इफेक्टिव कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल मिलता है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 नीचे आता था तो ये आ जाएगा ऊपर। जैसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करती मैं ऊपर, यहाँ नीचे शायद बराबर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, LCM निकालो C1 C2 C3, यहाँ आ जाएगा C2 C3, यहाँ आ जाएगा C1 C3 और यहाँ आ जाएगा C1 C2। तो अब CS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये ऊपर C1 C2 C3 अपॉन C1 C2। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, तीनों के कॉम्बिनेशन में एडिशन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। मतलब क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे मैं एक का ही लूँ, ठीक है, इसका मैं 10 माइक्रोफैरेड ले रही हूँ, ये दो ले लेती हूँ, चलो दोनों का मैं 10 माइक्रोफैरेड ले रही हूँ, ये भी 10 का है ये भी 10 का। तो मुझे क्या मिलेगा 1/10 1/10 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, मतलब 0.1 प्लस 0.1, ये 1 अपॉन CS है तो CS क्या मिल जाएगा मुझे, 1 अपॉन CS 0.2, तो CS क्या मिलेगा 1 अपॉन 0.2। ठीक है, अब ये जो मैं सिंगल लेके चल रही थी वो 10 लेके चल रही थी। ठीक है, और ये मुझे क्या मिल रहा है 1,
इसको ये हटा दो तो ये, तो कितना मिला मुझे 5। मतलब मैं 2 10-10 के लगा के चल रही हूँ और मुझे जो कैपेसिटेंस इफेक्टिव मिल रहा है वो 1 से भी कम मिल रहा है। 1 का तो 10 है, तो मुझे सिर्फ 5 मिल रहा है, जबकि 2 10-10 के लगा के चल रही हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जब हम कैपेसिटेंस लगाएंगे तो हमको कम कैपेसिटेंस मिलेगा, जो इफेक्टिव मिलेगा वो कम कैपेसिटेंस मिलेगा। आ रही है बात समझ में? मतलब जब हम सीरीज में कैपेसिटेंस लगाते तो हमें कम कैपेसिटेंस मिलेगा। मतलब कब हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, जब हमको कम कैपेसिटेंस चाहिए और हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर रखे हैं, तो हमको उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के हम उसका कम कैपेसिटेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि हमारे पास कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर नहीं है, ज़्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर है और हमको रिजल्ट कैसा चाहिए, हमको कम कैपेसिटेंस चाहिए, तब हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो CS मिलता है इज लेस देन C1, इवन सिंगल वाले से भी कम मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस पैरेलल कॉम्बिनेशन देख करके हम क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके आगे और थोड़ा था, मैं सोच रही थी कि आज क्लास पूरा ही कर दूँ ये वाला चैप्टर, लेकिन टाइम हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए पहले से पैरेलल देखें। ठीक है, अब पैरेलल में हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक पॉइंट से और एंड पॉइंट दूसरे पॉइंट से। मतलब ये देखो, ठीक है, ये C1 C2 C3, अब ये 2 ही पॉइंट है, तो जो मैंने यहाँ V दिया है वो सब में V ही रहेगा, क्योंकि ये 2 ही पॉइंट है। इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V। डिवाइड क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज जाएगा Q, है ना, करंट डिवाइड होती थी तो यहाँ चार्ज डिवाइड होगा, चार्ज जाएगा तो यह होगा Q1 चार्ज, कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। तो हमने टोटल चार्ज कितना दिया था, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ कैपेसिटर्स, हमने टोटल चार्ज कितना दिया था Q, और वो डिवाइड 3 पार्ट में हो गया। ये हमारा मेन इक्वेशन है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो सब समझ में आ गई। बस अब हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू CV, इतना हमारे पास से गया। अब ये पार्ट Q1 के लिए कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। Q2 में C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V, क्योंकि ये कैपेसिटेंस अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है। ये ही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको CP ले लेते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। कॉमन क्या निकालेंगे हम, V, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो हमको रिजल्टेंट क्या मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत इजी है पैरेलल वाला, है ना, कि हमको क्या मिल गया रिजल्ट, सभी का सम, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का सम होगा।
सभी का कैपेसिटेंस का सम होगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का लेके चल रही हूँ, तो जो मेरा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो 10 + 10 + 10 मतलब 30 फैरेड मुझे मिल जाएगा। 10 फैरेड लेके चल रही हूँ मैं, तो मुझे 30 फैरेड मिल जाएगा। मतलब अब हम ये कब यूज़ करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हमारे पास छोटे छोटे कैपेसिटेंस के कैपेसिटर है और हमको ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए है, बड़ा वाला कैपेसिटर चाहिए था ज़्यादा कैपेसिटेंस का, तब हम उनको पैरेलल कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो हमको जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इस तरह से हम कैसा यूज़ करेंगे उसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वो कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कब यूज़ करेंगे, जब हमको कैपेसिटेंस कम चाहिए, इंड्यूसिबल से भी कम चाहिए, तब हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, Cp इज़ ग्रेटर देन C1, यहाँ Cp इज़ ग्रेटर देन C1 और C2 और C3, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और C2 और C3 सबसे यहाँ छोटा होगा और यहाँ सभी से वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका यूज़ न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा होता है। इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरह से कनेक्ट है तुम्हें समझना है, कहाँ दो पॉइंट है, कहाँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है, कहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जा रहा है। क्योंकि सर्किट डायग्राम कैसे भी हो सकते हैं, है ना, ऐसा सीधा सीधा सर्किट डायग्राम आपको नहीं मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पॉइंट डिवाइड हो रहे हैं और कहाँ पर पॉइंट एक साथ लग रहे हैं एक पॉइंट पर, है ना। जब आपको ऐसा दिखता है कि सारे कॉम्बिनेशन ऐसे एक ही पॉइंट पर है, इसके सारे प्लस एक पॉइंट पर, सारे माइनस एक पॉइंट पर, तो पैरेलल है। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होता है हमको कंफ्यूज हो जाता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि, तो बस आपको ये प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन देखना है और चेक करना है। ठीक है, तो अब इसके आगे थोड़ी सी चीज़ें रह गई है, बस 2 या 3 ही है बस। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटेंस ऑफ विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना आता है और विथ डाइलेक्ट्रिक कितना आता है। ये दो ये वाले डेरिवेशन है, और एक डेरिवेशन है एनर्जी का, कैपेसिटर की एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बस ये 2-3 जो है ये बच गए हैं। चलो, आज का ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। आपका दिन अच्छा रहे। चलो, बाय।